गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज अपन बर्न का जो मैनेजमेंट है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। बर्न के मैनेजमेंट के अंदर पढ़ते हैं। देखिएगा क्या होता है बर्न मैनेजमेंट। बर्न के बारे में अपन टॉपिक चल रहा था, तो फर्स्ट अपने बर्न के बारे में पढ़ा था, उसके बाद में पार्ट फर्स्ट के अंदर और पार्ट सेकंड के अंदर रूल्स ऑफ 9 पढ़े थे, और पार्ट थर्ड के अंदर फार्कलैंड फॉर्मूला जिसमें कैसे फ्लूइड को कैलकुलेट करके देते हैं वो पढ़े थे, और अपने पार्ट फोर्थ के अंदर जो बर्न का है लास्ट जो है वो है बर्न मैनेजमेंट। अब देखिएगा कि बर्न वाले पेशेंट का कैसे मैनेजमेंट करते हैं और किस प्रकार से नर्सिंग केयर करते हैं, किस प्रकार से पेशेंट की ड्रेसिंग करते हैं और किस प्रकार से उसका आगे जो केयर करते हैं उसके बारे में आज बात करेंगे। और बर्न वाले जो पेशेंट है उसका केयर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और उस पर्सन को आइसोलेट करके रखा जाता है। ये एक इमरजेंसी कंडीशन है, बर्न ये एक इमरजेंसी कंडीशन है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या क्या करते हैं, कौन कौन सा प्रोसीजर अपनाते हैं, कौन कौन सी उसके अंदर फेस आती है, उन सब सारी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए करते हैं बर्न के बारे में। अपन जैसे ही पेशेंट सबसे पहले बर्न वाला पेशेंट आता है तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या करते हैं, एडमिट करते हैं, है ना। तो इनिशियल स्टेज क्या करते हैं, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, बर्न वाले पेशेंट को एडमिट करते हैं। क्यों एडमिट करते हैं? क्योंकि उस कंडीशन के अंदर पेशेंट का एक तो होता है कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द हाइपोवोलेमिक शॉक। उस कंडीशन के अंदर हाइपोवोलेमिक शॉक होता है उस कंडीशन के अंदर, या पेशेंट को इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा होती है उस कंडीशन के अंदर, या उस पेशेंट को पर्सन को क्या होता है, दर्द होता है। तो उस कंडीशन के अंदर हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करते हैं, और एडमिट करने के बाद में उस पर्सन को क्या करते हैं, केयर करते हैं। किस प्रकार का मेडिकल केयर होती है, किस प्रकार का सर्जिकल केयर होती है और किस प्रकार का नर्सिंग केयर होती है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। देखिएगा सबसे पहले बर्न वाला पेशेंट आता है हॉस्पिटल के अंदर, तो उस कंडीशन के अंदर एडमिशन करते हैं, है ना, एडमिट करते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर अपन देखते हैं बर्न वाले पेशेंट को अक्सर आपने देखा होगा कि जो स्किन है वो क्या हो जाती है, काली पड़ जाती है। काली पड़ती है ना, पूरा स्किन जो है काली पड़ जाती है। अब देखिएगा सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए अलग अलग टाइप से जो पर्सन आया है, जो इलेक्ट्रिक बर्न से है, थर्मल बर्न से है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या करेंगे। सबसे पहले अपन बेसिक बात करते हैं। मान लीजिए कोई भी थर्मल बर्न करके आया है, थर्मल बर्न करके आया है, पेशेंट को थर्मल बर्न हुआ है। थर्मल बर्न के अंदर मैंने आपको कॉजेज के अंदर लिखाया था, इटियोलॉजी के अंदर लिखाया था कि हीट एंड ड्राई, जो हीट एंड ड्राई हीट होता है, तो उस कंडीशन ड्राई और वेट, तो उन दोनों की वजह से होता है। तो उस कंडीशन के अंदर यदि थर्मल बर्न करके आया है, ड्राई एंड वेट हीट, ड्राई हीट एंड वेट हीट, तो उस कंडीशन के अंदर ड्राई के अंदर क्या था, फ्लेम, और हीट के अंदर था कोल्ड, सॉरी इसमें था वेट हीट के अंदर था हॉट वाटर, टी, या जैसे कुकर से जो भाप निकलती है और जैसे कुकर एकदम खोलते हैं तो उस कंडीशन के अंदर भी बर्न होने की संभावना रहती है। तो उस कंडीशन के अंदर तो थर्मल बर्न हुआ है, तो उस कंडीशन के अंदर नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा, फर्स्ट एक्शन ऑफ द नर्स, फर्स्ट एक्शन क्या रहेगा, फर्स्ट एक्शन क्या रहेगा, और उस कंडीशन के अंदर नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगा, इंटरवेंशन। देखिएगा हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी पर्सन आता है, बर्न वाला पेशेंट आता है, तो उस कंडीशन के अंदर या किसी भी कारण आपको फर्स्ट एक्शन देखना है कि उस कंडीशन के अंदर फर्स्ट एक्शन क्या करोगे। पेशेंट जला हुआ है, हीट से जला है, आग से जला है ना, या गर्म पानी से जला है, तो फर्स्ट एक्शन क्या होगा, हाँ, तो फर्स्ट एक्शन आपको करना है। दूसरा है इंटरवेंशन, मतलब एक्चुअल ट्रीटमेंट क्या करेंगे। इंटरवेंशन का मतलब क्या हुआ, एक्चुअल ट्रीटमेंट, एक्चुअल ट्रीटमेंट, एक्चुअल ट्रीटमेंट क्या करेंगे। तो यदि कोई पर्सन आग से जल रहा है या जला है, तो उस कंडीशन के अंदर फर्स्ट एक्शन क्या होगा, मूव सेफ प्लेस, उसको सेफ प्लेस पे मूव करना है। जहाँ पे जला है उस वाले जगह, जला हुआ है उस जगह से लेकर के उसको कहाँ करना है, दूर ले जाना है। अब देखिएगा किसको ले जाना है, मूव सेफ प्लेस। मान लीजिए कोई आग से जला है
तो उस कंडीशन के अंदर आग को नहीं हटाना है, उस पेशेंट को हटाना है। अब आग को क्यों नहीं हटाना है? क्योंकि उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जैसे आग को बुझाएंगे, उस कंडीशन में करेंगे तो अपन भी जलने की संभावना रहती है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर है जो केयर कर रहा है वो भी जलने की संभावना रहता है। तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को खींच करके इधर लेना है, सेफ प्लेस पे ले जाना है। ये फर्स्ट एक्शन ऑफ द नर्स इन द थर्मल बर्न। ये ध्यान रखना है कि अपन को फर्स्ट एक्शन क्या करना है। तो फर्स्ट एक्शन क्या है कि उस जगह पे जो जल रहा है उस जगह से अपन वहां पे दूर ले गए। दूसरी बात, इंटरवेंशन क्या करेंगे, नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करेंगे, अब उसका एक्चुअल ट्रीटमेंट क्या करेंगे वो देखिए। तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या करेंगे, रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट करेंगे। नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है, रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट। रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट क्यों आ रहा है? ए पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द फ्लेम, आग से जला है, उस कंडीशन के अंदर धुआं निकला है और वो धुआं किस में गया है, बॉडी के अंदर गया है, और उस कंडीशन के अंदर बॉडी के अंदर किसकी मात्रा बढ़ा दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा दिया है ना। तो रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट करेंगे, क्योंकि जो धुआं हुआ है, जैसे धुआं है, वो धुआं कहाँ गया है, स्मोक करके, स्मोकिंग है वो क्या कहाँ पे गया है, एयरवे, एयरवे के अंदर, एयरवे इनटेक है ना। तो एयरवे इनहेल, एयरवे इनहेल, एयरवे इनहेल हुआ है, और जिसकी वजह से एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ये डिजीज हो जाती है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या करें होता है, CO2 इंटॉक्सिकेशन हो जाता है। देखिएगा, मेरे कहने का मतलब है कि अपन बेसिक से बात स्टार्ट करते हैं, बाद में स्टार्ट कर देंगे, पॉइंट वाइज पॉइंट स्टार्ट करेंगे कि किस कंडीशन के अंदर क्या करते हैं। बेसिक बात ये करते हैं कि मान लीजिए थर्मल बर्न से जला है, तो उस कंडीशन के अंदर अपन फर्स्ट एक्शन क्या करेंगे, एक नर्स का, एक पर्सन का क्या फर्स्ट एक्शन होना चाहिए। तो उस कंडीशन के अंदर है मूव सेफ प्लेस, उसको सेफ प्लेस पे ले जाना है। उस कंडीशन के अंदर आपको ध्यान रखना है कि उस कंडीशन के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको नहीं हटाना है। मतलब कोई आग है तो आग बुझाना है, या आग को ऐसे धक्का दे करके उसमें किसी इंस्ट्रूमेंट से ऐसे करना है, वो नहीं करना है, क्योंकि अपन भी जलने की संभावना रहती है। तो उस कंडीशन के अंदर सबसे पहले पर्सन जो हुआ है, मतलब जला है, तो उसको ही वहाँ से हटा देना है। दूसरी बात, नर्सिंग इंटरवेंशन, मतलब एक एक्चुअल ट्रीटमेंट उस टाइम क्या करना है, उस कंडीशन के अंदर रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट करना है, रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट करना है। अब रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट के अंदर क्या करेंगे, मान लीजिए ये धुआं है, स्मोकिंग है, स्मोक के एयरवे के थ्रू इनहेल हुआ है, लंग्स के अंदर गया है, और उसके अंदर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कॉज करेगा। बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा तो इम्बैलेंस हो जाएगा, गैस का जो है इम्बैलेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम देखने को मिलेगा, और जिसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम देखने को मिलेगा। और बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो क्या जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। तो उस कंडीशन के अंदर सबसे पहले अपने हैं रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट करना होगा, उस कंडीशन के अंदर ऑक्सीजन लगाना होगा। ये है अपने थर्मल बर्न की वजह से। अब देखिएगा नेक्स्ट जो बर्न है उसकी वजह से अपन एक एक समझते हैं। तो यहाँ पे अपने दो बातें देखी है, फर्स्ट एक्शन ऑफ द नर्स और फर्स्ट इंटरवेंशन ऑफ द नर्स। फर्स्ट एक्शन क्या करेगी, एक्शन करेगी उस जगह से मूव प्लेस पे ले जाएगी, और इंटरवेंशन क्या होगा, एक्चुअल ट्रीटमेंट क्या होगा, रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट करेंगे। अब देखिए, क्योंकि बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो गई। देखिए दूसरा है इलेक्ट्रिकल बर्न, इलेक्ट्रिकल बर्न, इलेक्ट्रिकल बर्न। इलेक्ट्रिकल बर्न के अंदर क्या होगा, when the patient come in the hospital with the electrical burn, what will be first action of the nurse? What will be first action? A patient come in the hospital with the electrical burn, what will be first action of the nurse? एक जला हुआ पेशेंट अपन के पास में आया है, तो उस कंडीशन के अंदर फर्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या होगा उस कंडीशन के अंदर। आपने देखा होगा करंट से जो जला है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, करंट
जैसे मान लीजिए हाथ में यहाँ से करंट अंदर गया, तो हाथ से अंदर जाते हुए, हार्ट को पार करते हुए, टांग से होते हुए जमीन के अंदर चला जाता है। यही तो होता है। करंट कोई भी होता है तो एक पोर्शन से एंट्री होगा, दूसरे पोर्शन से निकल जाएगा। तो करंट क्या है, हाथ से मतलब अंगूठा से हुआ, अंगूठा होता हुआ, अंगूठा से होते हुए, हार्ट के अंदर से होते हुए जाता हुआ, टांग से बाहर जमीन के अंदर चला गया, है ना। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि हार्ट अफेक्ट होगा। सबसे पहले करंट की वजह से हार्ट को क्या होगा, अफेक्ट होगा, हार्ट के अंदर दिक्कत आएगा। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, असेस ऑफ हार्ट रेट, असेस ऑफ हार्ट रेट, ठीक है ना। क्योंकि हार्ट क्या होगा, हार्ट अफेक्ट होगा, करंट की वजह से क्या होगा, हार्ट अफेक्ट होगा। सबसे पहले ये देखना है, जैसे पेशेंट बोलते हैं कि पेशेंट करंट से जला है, तो उस कंडीशन के अंदर तुरंत अपन को देखना है असेसमेंट ऑफ हार्ट रेट, हार्ट रेट कितना बढ़ा है, कितना हुआ है। तो यदि हार्ट रेट ज़्यादा बढ़ गया है तो उस कंडीशन के अंदर अपन तुरंत अपने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो उस कंडीशन के अंदर कितना हार्ट अफेक्ट हुआ है, डिपेंड अपॉन द वोल्टेज ऑफ द करंट, कितना करंट लगा है, कितने ड्यूरेशन के अंदर रहा है, कितना उसका टाइम है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो असेसमेंट ऑफ द हार्ट इन द, जैसे इलेक्ट्रिकल करंट से जला हुआ है तो उस कंडीशन के अंदर असेसमेंट क्या करेंगे, हार्ट रेट को असेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद में केमिकल बर्न, देखिए केमिकल बर्न, केमिकल बर्न, केमिकल बर्न, केमिकल मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्केलाइल है या केमिकल जो सब्सटेंस होते हैं उसकी वजह से जलते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर क्या करते हैं, फर्स्ट एक्शन क्या करेंगे, टैप वाटर या नॉर्मल सलाइना या डिस्टिल वाटर से क्या करेंगे, डिस्टिल वाटर से करेंगे, इरिगेशन करेंगे। ए पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द केमिकल बर्न, एक केमिकल बर्न से सफ़र कर रहा है तो उस कंडीशन में मान लीजिए कोई भी केमिकल उसके ऊपर गिर गया है, तो उस कंडीशन के अंदर सबसे पहले फर्स्ट एक्शन ऑफ द नर्स का क्या होगा, या नर्सिंग स्टाफ का क्या होगा, या नर्सिंग ऑफिसर का क्या होगा। तो उस कंडीशन के अंदर टैप वाटर, नल के पानी से उसको वॉश करना है। उस कंडीशन के अंदर नॉर्मल सलाइना जो NS है वो यूज कर सकते हैं, या डिस्टिल वाटर से इरिगेशन करेंगे, है ना। इरिगेशन का मतलब क्या हुआ, वॉश करना, वॉश, कोई भी किससे वॉश करना, इरिगेशन करना, है ना। तो वॉश करते हैं, तो ये अपने टैप वाटर है, NS है, या डिस्टिल वाटर से क्या करेंगे, इरिगेशन करेंगे। तो ये हो गया केमिकल। उसके बाद में रेडिएशन में जैसे सन बर्न हुआ है, उस कंडीशन के अंदर जो नर्सिंग एक्शन क्या करेंगे, सन बर्न हुआ है, जैसे केमिकल हुआ है तो उस कंडीशन के अंदर उसे एसिड जो डिस्टिल वाटर है, NS है, या टैप वाटर से क्लीन करेंगे। जैसे थर्मल बर्न है तो उस कंडीशन के अंदर फर्स्ट एक्शन क्या है कि उस कंडीशन के वहाँ से ऑब्जेक्ट से दूर ले जाएंगे, है। तो उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक करंट है तो हार्ट रेट असेसमेंट करेंगे। बट सन बर्न हुआ है, सूर्य की किरणों की वजह से बर्न हुआ, तो उस कंडीशन के अंदर क्या करेंगे, उसमें तो कुछ इधर से उधर ले जाने की जरूरत नहीं है, पेशेंट को गर्मी लगेगा अपने आप आ जाएगा, दूसरा उसके वाटर का कोई ज़रूरी नहीं है। उस कंडीशन के अंदर सबसे पहले सन बर्न हुआ है, स्किन जली हुई है, तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द पेन, उसको पेन मैनेजमेंट करेंगे, पेन मैनेजमेंट, है ना। तो पेन मैनेजमेंट करेंगे। तो ये है अपने बर्न के अंदर जो बेसिक बातें हैं उसको अपने ध्यान में रखना है। अब देखते हैं पेशेंट को एडमिशन क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, किस किस पॉइंट का अपन ध्यान रखते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा बहुत इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट है और एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन व्यू से, एग्जाम व्यू से इम्पोर्टेंट है। देखिएगा पेशेंट को सबसे पहले क्या करते हैं, एडमिशन करते हैं। कोई भी पेशेंट है, बर्न वाला पेशेंट है, एडमिशन करते हैं तो उसका पर्पस क्या है, पर्पस PURPOS, है ना, पर्पस। क्या पर्पस है, देखिएगा, टू करेक्ट फ्लूइड वॉल्यूम, टू करेक्ट फ्लूइड वॉल्यूम
फ्लूइड वॉल्यूम को क्या करते हैं, करेक्ट करने के लिए। दूसरा है लाइफ सेविंग, दूसरा है लाइफ सेविंग विदाउट डिले, विदाउट DEALY, विदाउट डिले। उसके बाद में टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को क्या कर रहे हैं, प्रिवेंशन करने के लिए। उसके बाद में टू मैनेज पेन, ये करने के लिए अपन क्या करते हैं, पेशेंट को क्या करते हैं, एडमिट करते हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा कि कोई भी पेशेंट आता है तो यदि मैं कहूँ कि 50% से ज़्यादा बर्न हुआ है, एबो 15% हुआ है, बर्न हुआ है, तो उस कंडीशन के अंदर उस पर्सन को क्या करेंगे, एडमिट करेंगे। और एडमिट करने के बाद में उसको क्या करेंगे, IV फ्लूइड लगाएंगे, पेरेंटल न्यूट्रिशन फ्लूइड लगाएंगे। अब देखिएगा 50% से ज़्यादा है तो उस कंडीशन के अंदर जो फ्लूइड एडमिशन करेंगे, है ना, तो एडमिट करेंगे तो उस कंडीशन के अंदर फ्लूइड भी एडमिनिस्टर करेंगे। देखिएगा कोई भी पर्सन को एडमिशन करते हैं, एडमिट करते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर उसका पर्पज होता है कि इस पर्सन को क्यों एडमिट कर रहे हैं, कोई तो कारण होगा। तो बर्न वाला पेशेंट है, उसके लिए क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या पर्पज हो सकता है, टू करेक्ट फ्लूइड वॉल्यूम। मैंने आपको बोला था ए पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द हाइपोवॉल्यूमिक शॉक इन द बर्न, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हुआ था, बॉडी के अंदर फ्लूइड की मात्रा कमी हुई थी, तो उस कंडीशन के अंदर उस कमी को पूरा करने के लिए टू करेक्ट द फ्लूइड वॉल्यूम, बॉडी के अंदर फ्लूइड मालूम कम हुआ है, उस कंडीशन के अंदर पेशेंट शॉक में गया है, उस शॉक में गया है तो उस कंडीशन के अंदर क्या करेंगे, अपन उसको ट्रीटमेंट करेंगे, उसको IV फ्लूइड देंगे। किस हिसाब से फ्लूइड देंगे, पार्कलैंड फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फ्लूइड देंगे। देखिए दूसरा है लाइफ सेविंग विदाउट डिले, उसको देखना नहीं है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि बर्न वाला पेशेंट है वो नॉर्मल दिखता है, बट वो तुरंत ही मल्टी ऑर्गन फेल्यूर होते हैं और पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो उस कंडीशन के अंदर विदाउट डिले, है ना, कोई भी लेट नहीं करना है, तुरंत उसको लाइफ सेविंग करना है, उसको बचाना है। मेन प्रायोरिटी ये है, उसको जान बचानी है, उसके लिए एडमिट करते हैं। दूसरा है प्रिवेंट द इन्फेक्शन, क्योंकि पेशेंट का सब जगह से जला है, मान लीजिए ये पूरा हाथ जला हुआ है तो चारों तरह से इन्फेक्शन जाने की संभावना रहती है। तो उस कंडीशन के अंदर इन्फेक्शन की संभावना ज़्यादा है, कोई भी दूसरी बीमारी की वजह से इस बर्न वाले पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा है, तो उस कंडीशन के अंदर घर पे ये संभव नहीं है। उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को आइसोलेशन वार्ड के अंदर रखना पड़ेगा, उसको एक अलग रूम में रखना पड़ेगा, उसका सब सारा स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा, स्टेराइल मेडिसिन यूज करनी पड़ेगी, है ना। तो उस कंडीशन के अंदर इन्फेक्शन को रोकने के लिए ये किया जाता है। और उसके बाद में है बर्न वाले पेशेंट को पेन होता है, उसको मैनेज करने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। समझ में आया? अब करते हैं अपन, देखिएगा नेक्स्ट, ये अपन के एडमिशन का पर्पस हो गया। पढ़ाई के अंदर आप लोगों को इंटरेस्ट के साथ में पढ़ना चाहिए, हमेशा इरिटेशन के साथ में, एंजाइटी के साथ में नहीं पढ़ना है। पढ़ना है इंटरेस्ट के साथ में पढ़ना है, इंटरेस्ट के साथ में पढ़ोगे तो ही मज़ा आएगा। यदि आप इंटरेस्ट के साथ में नहीं पढ़े और किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी लेसन को यदि आपने बोझ समझ लिया, वो आपके कपाल के अंदर नहीं घुसेगा, है ना। तो उस कंडीशन के अंदर आपको इंटरेस्ट के साथ में पढ़ना है। और आम खा करके या लेट करके पढ़ने से डायरेक्ट नींद आती है, तो ये भी नहीं करना है। अब सबसे पहले है बर्न में होता क्या है। देखिएगा बर्न में होता क्या है, बर्न में क्या होता है बताइए। बर्न के अंदर क्या क्या होता है, बर्न के अंदर क्या हो सकता है, क्या होगा बर्न के अंदर। बर्न के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होगी, फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज होगा, उस कंडीशन के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, उस कंडीशन के अंदर पेन हो सकता है,
तो इस कंडीशन के अंदर पर्सन को क्या करते हैं, एडमिट करते हैं। उस कंडीशन के अंदर पर्सन को क्या करते हैं, एडमिट करते हैं। बर्न के अंदर आखिर में होता क्या है, बर्न के अंदर आखिर में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, फ्लूइड है वो जल जाता है। बर्न के अंदर क्या है, जल जाता है। क्या होगा, पेशेंट क्या होगा, जल जाएगा। क्या क्या जलेगा, पानी जल जाएगा, बॉडी के अंदर फ्लूइड है वो जल जाएगा, है इंक्रीज परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, है कैपिलरी जो परमेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, फ्लूइड का शिफ्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, बॉडी के अंदर फ्लूइड की मात्रा कम हो जाएगी, बॉडी के अंदर क्या होगा, पेन होगा, इन्फेक्शन होगा। यही तो होगा बर्न के अंदर, दूसरा क्या होगा, यही होगा, है। तो उस कंडीशन के अंदर आर्टिकल क्या लेंगे, देखिए अभी स्टार्ट करते हैं अपन। बर्न के अंदर क्या होता है, कुछ नहीं होता है, बर्न के अंदर ओनली पर्सन जल जाता है। तो जलने की वजह से क्या क्या होगा, अब देखो नेक्स्ट देखिएगा, आर्टिकल। आर्टिकल, ऑल आर्टिकल यूज्ड स्टेराइल आर्टिकल, है ना। कोई जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे वो स्टेराइल आर्टिकल यूज करेंगे, ठीक है ना। तो स्टेराइल बेड लिनन सबसे पहले है, ध्यान रखना है, स्टेराइल बेड लिनन, स्टेराइल बेड लिनन यूज करना है। उस कंडीशन के अंदर आर्टिकल ट्रे फॉर, आर्टिकल ट्रे फॉर एक देखो स्टेराइल, सारे इंस्ट्रूमेंट है स्टेराइल लेना है, क्योंकि जैसे ही बेडशीट भी देखो इसमें लिखा है स्टेराइल बेड लिनन। जो बेड पर लिनन के मतलब क्या होता है, कपड़े। जो हॉस्पिटल के अंदर जो जैसे पिल्लो के ऊपर वाला कवर वाला कपड़ा है, तौलिया है या बेडशीट है, तो ये स्टेराइल होना चाहिए। यदि स्टेराइल नहीं हुआ पेशेंट डायरेक्ट लेटेगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है कि स्टेराइल बेडशीट लेना है। उसके बाद में एक स्टेराइल ट्रे लेंगे, स्टेराइल ट्रे के अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे वो सब स्टेराइल होना चाहिए। उस कंडीशन के अंदर सबसे पहले अपन क्या करेंगे, आईवी फ्लूइड स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले अपन देखिएगा, अब पॉइंट ऑफ व्यू से हिसाब से स्टार्ट कीजिएगा। सबसे पहले पेशेंट को एडमिट करते हैं, एडमिट का क्या पर्पज होता है, उसके बाद में अपन क्या करते हैं, एक स्टेराइल, सारे इंस्ट्रूमेंट स्टेराइल यूज करते हैं और एक ट्रे लेते हैं, ट्रे के बाद में सारे इंस्ट्रूमेंट स्टेराइल होने चाहिए। उसके बाद में करते हैं अपने आईवी फ्लूइड इन्फ्यूजन। अब आईवी फ्लूइड इन्फ्यूजन करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आईवी फ्लूइड इन्फ्यूजन स्टार्ट लिख दो। अब देखिएगा आईवी फ्लूइड इन्फ्यूजन स्टार्ट करते हैं। आईवी फ्लूइड इन्फ्यूजन करने के लिए यदि पेशेंट का पूरा बॉडी जला हुआ है तो उस कंडीशन के अंदर नस के अंदर, वेन के अंदर कैनुला लगना मुश्किल है। तो उस कंडीशन के अंदर सेंटर लाइन लगाएंगे। क्या करेंगे, सेंटर लाइन यहाँ से लगाते हैं। हार्ट की जो ऊपर वाली जो वेन होती है ना, उसमें डायरेक्ट यहाँ से लगाते हैं और डायरेक्ट फ्लूइड जाता है, वो हार्ट के अंदर जाएगा। तो सेंटर लाइन यूज करेंगे। यदि जो 3rd या 4th डिग्री या सीवियर बर्न हुआ है, पूरा बॉडी जल गया है, कहीं पे भी आईवी जो कैनुला नहीं लग पाता है, तो सेंटर लाइन यूज करेंगे, ठीक है। यदि 15% से ज़्यादा 15% से टोटल बॉडी सरफेस एरिया से ज़्यादा जला है तो उस कंडीशन के अंदर आईवी लाइन स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था कि 15% या 15% टोटल बॉडी सरफेस एरिया से ज़्यादा जलता है तो उसको आईवी फ्लूइड स्टार्ट करते हैं, ध्यान रखिए। उसके बाद में यदि कहीं पे भी कैनुला नहीं लगाना मिलता है तो उसके कंडीशन के अंदर सेंट्रल लाइन यूज करेंगे या सेंट्रल लाइन के अंदर क्या करेंगे, कैनुला लगाएंगे जो डायरेक्ट हार्ट के अंदर जाता है। दूसरा, उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को क्या करेंगे, कैथेटराइजेशन करेंगे। कैथेटराइजेशन करेंगे। पेशेंट इज अनएबल टू मूव फॉर द यूरिन, है ना, क्योंकि पेशेंट का पूरा बॉडी जला हुआ है, उस कंडीशन के अंदर उसको कैथेटराइजेशन करना है ना। मतलब यूरिन वाला पार्ट पे है कैथेटर लगाना है और उसके बाद में पाइप लगाएंगे। तो कैथेटराइजेशन करने से एक तो पेशेंट को मूव होने की जरूरत नहीं रहेगी, दूसरा है यूरिन कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, यूरिन का इनपुट आउटपुट देखने के लिए। यदि यूरिन का इनपुट आउटपुट देखने को मिलेगा उस कंडीशन के अंदर अपन ये देख सकते हैं कि पेशेंट रिकवरी फेज में जा रहा है नहीं जा रहा है, तो उसको देखने में कैथेटराइजेशन करेंगे। उसके बाद में मॉनिटर वाइटल साइन, 3rd नंबर पे मॉनिटर वाइटल
साइन, मॉनिटर वाइटल साइन करेंगे उस पर्सन का, है ना। मॉनिटर वाइटल साइन के अंदर मैंने आपको लिखा था TPR, BP, पेन, O2, सेचुरेशन, यही तो है, ये अपन देखेंगे। उसके बाद में उस पर्सन को क्या करेंगे, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब करेंगे, NG ट्यूब, इंट्यूबेशन, सीवियर कंडीशन के अंदर नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, नाक से थ्रू क्या है जो ट्यूब है वो स्टोमक पेट के अंदर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द पैरालाइटिक इलियस, है ना, पैरालाइटिक इलियस। अब पैरालाइटिक रिलेटेड टू पैरालिसिस, और इलियक मतलब इलियक पार्ट, स्टोमक की जो इलियक पार्ट है उसको में क्या है कि जैसे खाना खाएंगे, खाना खाते हैं तो उस कंडीशन के अंदर बॉडी के अंदर स्टोमक के अंदर जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सीवियर बर्न की कंडीशन के अंदर है, स्टोमक के अंदर जो मूवमेंट है आगे जो इंटेस्टाइन के अंदर वो नहीं हो पाएगा। जब नहीं हो पाएगा तो उस कंडीशन के अंदर जो खाना है या फ्लूइड है तो उस कंडीशन के अंदर स्टोमक के अंदर रहेगा, तो ये तो दिक्कत कॉज करेगा। उस कंडीशन के अंदर है वॉश करेंगे, है ना, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से क्या है इंट्यूबेशन करेंगे, एक ट्यूब अंदर डाल देंगे और उसके बाद में जो भी फ्लूइड होगा उसको क्या करेंगे, वॉश आउट करेंगे, लवाज करेंगे, है ना, लवाज, गैस्ट्रिक लवाज, फॉर गैस्ट्रिक लवाज के लिए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब का यूज करते हैं। ठीक है, ये कैसे करते हैं, क्या करते हैं, गैस्ट्रिक लवाज मतलब रिमूव द फ्लूइड, है ना, या स्टोमक वॉश, है ना। ये गैस्ट्रिक लवाज के अंदर क्या होता है, स्टोमक वॉश करने के लिए गैस्ट्रिक लवाज करेंगे। तो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब लगाएंगे, इंट्यूबेशन करेंगे, और क्यों करेंगे, कॉजेज किस कारण के करेंगे, सीवियर बर्न के अंदर जो इंटेस्टाइन के अंदर जो खाना है तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो उस कंडीशन के अंदर उसको बोलते हैं पैरालाइटिक इलियस डिजीज हो जाती है या पैरालाइटिक इलियस हो जाता है। उस कंडीशन के अंदर गैस्ट्रिक लवाज मतलब स्टोमक के अंदर जो फ्लूइड है उसको निकालने के लिए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब का इंट्यूबेशन करते हैं, स्टोमक वॉश करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये अपन करेंगे। देखिएगा नेक्स्ट, उस कंडीशन के अंदर क्या करेंगे, यदि 5th नंबर IM सबक्यूटेनस, ये है कॉन्ट्राइंडिकेशन, ओनली IV इंट्रावेनस जो ऑलवेज यूज्ड। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस रूट से किसी भी प्रकार का कोई भी इंजेक्शन नहीं देना है। कॉन्ट्राइंडिकेशन है बट कभी कभार दे देते हैं तो अलग बात है, बट नहीं देना चाहिए, क्योंकि उस कंडीशन के अंदर तो ऑलरेडी ही जो ड्रग्स है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी, क्योंकि परमेबिलिटी बढ़ी हुई है। उस कंडीशन के अंदर वो प्रॉपर रूप से एक्शन भी नहीं करेगी, तो उस कंडीशन के अंदर ऑलवेज यूज ऑफ द साइट ऑफ इंट्रावेनस रूट ऑफ द ऑल फ्लूइड एडमिनिस्टर, है ना। तो उस कंडीशन के अंदर ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में मेंटेन 6 नंबर पे है, मेंटेन aseptic techniques used, all type of the procedure by the aseptic techniques, है ना। aseptic टेक्निक का मतलब है बहुत स्टेराइल टेक्निक यूज करना चाहिए, जैसे कोई भी पर्सन को अपन हाथ लगाते हैं तो ग्लोव पहन करके ये सब लगाना, है ना, सारे इंस्ट्रूमेंट स्टेराइल होने चाहिए। इसमें लिखा हुआ है मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक यूज्ड, ये करना होगा। ठीक है, उसके बाद में क्या करते हैं, नेक्स्ट देखते जाइए, एक एक लाइन को लिखते जाइएगा, कोई भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि दिक्कत होता है तो कमेंट्स के अंदर लिखिएगा, वो पॉइंट जो आपको समझ में नहीं आया है उसका आंसर आपको मिलेगा एज सून एज। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, 6 नंबर का हो गया। 7 नंबर के अंदर अपन क्या करेंगे, उसका आइसोलेशन करेंगे। पेशेंट को क्या करेंगे, आइसोलेशन, सबसे इंपॉर्टेंट आइसोलेशन।
आइसोलेशन का मतलब है कि उसको एक पर्टिकुलर आइसोलेशन करेंगे, है ना, उसको प्राइवेसी के अंदर रखेंगे। यदि पेशेंट को प्राइवेसी के अंदर नहीं रखा, जनरल वार्ड के अंदर रखा, हॉस्पिटल के अंदर आपने देखा होगा, एक मिनट पानी पी लेते हैं। हॉस्पिटल के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारे वार्ड होते हैं, मेडिकल वार्ड, सर्जिकल वार्ड, एनेस्थेसिया का जो वार्ड होता है, ओटी होता है, लेबर होता है, तो उस जनरल वार्ड होता है, इमरजेंसी होती है। तो उस कंडीशन के अंदर बहुत सारे वार्ड होते हैं, उसके कॉमन वार्ड के अंदर नहीं डालना होता है। यदि कॉमन वार्ड के अंदर पर्सन को डाल दिया तो उस कंडीशन के अंदर एक तो पर्सन को खुद इन्फेक्शन पूरा बंद हुआ है, तो उस कंडीशन के अंदर दूसरे पर्सन का जो भी इन्फेक्शन होगा वो तुरंत उस पर्सन को लग जाएगा। तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को क्या करना है, आइसोलेशन करना है, उसको अलग से रखना है। मेरे हिसाब से स्ट्रिक्टली आइसोलेशन करना है। उसके बाद में आपका है ब्लड सैंपलिंग करेंगे, है ना, ऑब्टेनिंग ऑफ blood sample for the investigation उस कंडीशन के अंदर क्या लेंगे, ब्लड सैंपल लेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जांच करने के लिए ब्लड सैंपल लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में क्या करेंगे, 9 नंबर पे एबीजी असेसमेंट। एबीजी असेसमेंट, एबीजी का मतलब हो गया आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस, एबीजी आर्टेरियल ब्लड गैस। मैंने आपको बताया था कि ये पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द थर्मल बर्न, जो फ्लेम से बर्न हुआ है, तो उस कंडीशन के अंदर वो आग का धुआं है वो इनहेल किया है और बॉडी के अंदर CO2 क्या हो गया, इंटॉक्सिकेशन हो गया, CO2 की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई है। तो उस कंडीशन के अंदर ये जांच करेंगे, एबीजी आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस, मतलब आर्टरी से सैंपल लेंगे, आर्टरी से सैंपल लेंगे। जैसे अपन IV कैनुला लगाते तो वो वेन से सैंपल हो जाता है, तो बॉडी के अंदर जो आर्टरी है वहां से सैंपल लेंगे ताकि उस कंडीशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कितना है और ऑक्सीजन कितना है उसका लेवल देखेंगे। तो उसको लेवल को देखने के लिए आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस करते हैं फॉर द चेक गैसेस, है ना, गैस को चेक करने के लिए एबीजी करते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, इस्टेब्लिश ऑफ द एयरवे, 10 नंबर पे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एयरवे को मेंटेन करेंगे। पेशेंट बर्न वाला पेशेंट है तो उस कंडीशन के अंदर एयरवे को मेंटेन करना है ताकि ऑक्सीजन प्रॉपर रूप से उस पर्सन को मिलती रहे, ठीक है ना। एयरवे है जो जैसे कि इधर उधर मुड़ना नहीं चाहिए, उसको ध्यान रखना है कि प्रॉपर रूप से मिल रहा है। यदि ज़्यादा कोई दिक्कत है तो उस कंडीशन के अंदर ऑक्सीजन लगाना है, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइड ऑक्सीजन 100%, देखिएगा, प्रोवाइड ऑक्सीजन 100%, प्रोवाइड ऑक्सीजन 100% करेंगे और 100% ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाने के लिए नॉन रीब्रीथर मास्क यूज करते हैं, जैसे अपन ऑक्सीजन वाली थेरेपी में पढ़ेंगे, ऑक्सीजन वाले लेसन के अंदर पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन कितना देना है, कितना परसेंटेज देना है, कितने टाइप्स के मास्क होते हैं, किस किस मास्क की वजह से कितना कितना परसेंटेज ऑक्सीजन मिलता है ना, उसके बारे में अपन बात करेंगे। O2 थेरेपी के अंदर जो लेसन आएगा उसके अंदर पढ़ेंगे। तो उस कंडीशन के अंदर सबसे पहले है एयरवे को पेटेंट करना, एयरवे को क्लियर रखना। उसके बाद में प्रोवाइड ऑक्सीजन 100% ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाना, 100% क्या करेंगे, एयरवे को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे और 100% ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराने के लिए किस टाइप का मास्क यूज करते हैं, वो करते हैं अपन नॉन रीब्रीथर मास्क करते हैं और उसको फुल पैक होना चाहिए। ये जो है पूरा पैक होना चाहिए,
ऐसे नहीं कि उसका लूज हो गया साइड से, जैसे नॉर्मल फेस मास्क होता है, ऑक्सीजन O2 मास्क होता है तो वो ऐसे लगा देते हैं, है ना। तो ये जो नॉन रीब्रीथेबल मास्क होता है उसको पूरा फिटेड पैक्ड लगाना चाहिए ताकि वो उसको 100% ऑक्सीजन प्रोवाइड हो सके। ठीक है, नेक्स्ट बढ़िए, नेक्स्ट देखिएगा 12 नंबर पे, ए पेशेंट हेड एंड नेक बर्न, एक पेशेंट को क्या हुआ है, हेड एंड नेक बर्न हुआ है, तो उस कंडीशन के अंदर नीड टू immediate ET intubation। अब देखिएगा, ए पेशेंट हेड एंड नेक बर्न, एक पर्सन को हेड और नेक बर्न हुआ है तो उस कंडीशन के अंदर ईटी ट्यूब लगाना है। ईटी मतलब एंडोट्रेकियल ट्यूब, ये ट्रेकिया है, उस ट्रेकिया के थ्रू डायरेक्ट लंग्स के अंदर लगवाना है। ठीक है ना, एंडोट्रेकियल ट्यूब के थ्रू यहाँ से ट्रेकिया से होते हुए अंदर ट्यूब लगाना है ताकि डायरेक्ट ऑक्सीजन उस पर्सन को मिल सके। क्योंकि ए पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द हेड एंड नेक बर्न, यहाँ का वो जल गया है, हेड जल गया है, नेक जल गया है, तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पे नेक के अंदर स्वेलिंग आ सकती है ना, डिफिकल्टी इन द रेस्पिरेशन, डिस्पनिया हो सकता है। तो उस कंडीशन के अंदर एक फर्स्ट एक्शन, यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट एक्शन ऑफ द नर्स ड्यूरिंग द ए पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द हेड एंड नेक बर्न, उस कंडीशन के अंदर क्या करेंगे, इंट्यूबेशन करेंगे। ये फर्स्ट एक्शन हो गया नर्स का। उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को क्या फर्स्ट एक्शन क्या हो गया, यदि हेड और नेक बर्न हुआ है तो उस कंडीशन के अंदर फर्स्ट एड क्या हो जाएगा, इंट्यूबेशन करना, एंडोट्रेकियल ट्यूब लगवाना। दूसरा एक्यूट ट्रीटमेंट या इंटरवेंशन क्या होगा, इंटरवेंशन का मतलब एक्यूट ट्रीटमेंट। अब ईटी ट्यूब तो लगा दिया, एक्यूट ट्रीटमेंट क्या है, इंटरवेंशन क्या है, तो उस कंडीशन के अंदर है प्रोवाइड 100% ऑफ ऑक्सीजन, है ना, 100% ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाना, ये उसका है इंटरवेंशन है। आप देखिएगा सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो केयर किस टाइप के बर्न के अंदर इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा मान लीजिए कोई भी जला है तो आप किस पार्ट को यदि सबसे ज़्यादा जला है तो उस कंडीशन के अंदर प्रायोरिटी दोगे कि उसको केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, फेस एंड नेक, है ना, या हेड एंड नेक बोल सकते हो। हेड एंड नेक बर्न हुआ तो उस कंडीशन के अंदर सबसे ज़्यादा केयर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उस कंडीशन के अंदर हेड पूरा बॉडी को चलाता है। यदि हेड के अंदर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हुआ तो पूरा बॉडी के अंदर एबनॉर्मल कंडीशन आ सकती है। यदि नेक जला है तो उस कंडीशन के अंदर डिफिकल्टी इन द रेस्पिरेशन होने की संभावना रह सकती है, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन जाने में दिक्कत होगी। जब वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगी तो उस कंडीशन के अंदर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो उस कंडीशन के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसको केयर करने के लिए। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा क्लास फर्स्ट ईयर के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि सारे जो नए नए वर्ड आ रहे हैं, और क्लास सेकेंड ईयर के लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट की नहीं है क्योंकि सारी बात बताया हुआ है। और अब थोड़ा एडवांस में जाते हैं कि सबसे बेसिक से थोड़ा जीरो से ऊपर उठते हैं। ठीक है, उठ जाइए, जीरो से थोड़ा ऊपर उठिए, करते हैं स्टार्ट। देखिए पहले ज़मीन पे थे, थोड़ा ज़मीन से ऊपर आ जाइए। देखिएगा, रिमूव सैचुरेटेड clothing with scalding burn। स्कॉल्डिंग बर्न का मैंने आपको बात बताया था कि जो पर्सन वेरी हॉट लिक्विड से जलता है उस कंडीशन के अंदर क्या है, कपड़े चिपक जाते हैं बॉडी से। तो उस कंडीशन के अंदर जो सैचुरेटेड क्लॉथ है उसको सबसे पहले क्या करना है, रिमूव करना है। उसके बाद में कूल द तार, उसके बाद में
कूल द तार बर्न। देखिएगा, कूल द तार मतलब तार बर्न हुआ है, TAR। जो ये रोड बनाते हैं उस रोड में जो ब्लैक ब्लैक वाला जो पार्ट होता है ना, जिसको डामर बोलते हैं, हमारे उस साइड में डामर बोलते हैं, राजस्थान के अंदर डामर, आपके साइड में क्या बोलते हैं भगवान जाने, ठीक है। तो जो तार होता है उस बर्न की वजह से उसको क्या करना है, सॉरी कूल है ना, उसको क्या है कूल ठंडा वातावरण प्रोवाइड करना है, उसको आइस पैक का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, यदि डामर से जला है या तार बर्न हुआ है तो, ठीक है। उसके बाद में रिमूव ज्वेलरी, कितना था वहाँ पे मेरे हिसाब से, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16 पॉइंट, ठीक है। रिमूव ज्वेलरी को क्या करना है, रिमूव करना है। जैसे कि अंगूठी पहना हुआ है ना, कोई कड़े पहने हुआ है, तो उस कंडीशन के अंदर रिमूव करना है। रिमूव नहीं किया तो उस कंडीशन के अंदर सूजन आएगा, स्वेलिंग आएगा, उसके अंदर पेन होगा, उसमें इन्फेक्शन होने का संभावना रहता है, उस कंडीशन रिमूव करना होगा, ठीक है। यदि नहीं रिमूव होता है उसको काट दीजिए, उसको क्या है काट देना है, काट करके उसको रिमूव करना है। उसके बाद में क्या करना है, कलेक्ट हिस्ट्री मतलब कहाँ हुआ है ना, कहाँ हुआ, पेशेंट यदि कॉन्शियस में है तो कहाँ हुआ पूछना है, कैसे हुआ, कौन सा केमिकल था, है ना, कौन सा केमिकल था, कितने उस यदि केमिकल है तो उस केमिकल को क्या है मंगवाना, ताकि उसके ट्रीटमेंट करने में अपन को दिक्कत ना आए। कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कौन सा केमिकल था, किस कारण से हुआ, कॉज ऑफ बर्न है ना, एरिया ओपन था या क्लोज था, उसके बारे में हिस्ट्री कलेक्शन करना है। तो हिस्ट्री कलेक्शन करने से अपन को एक एविडेंस मिल जाता है, उस कंडीशन के अंदर अपन को ट्रीटमेंट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। जैसे कि पेशेंट को कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कौन सा केमिकल था, कितना परसेंटेज था, है ना, और यदि आपके पास में वो केमिकल है तो वो आप लेके आइए, या उसमें कॉज ऑफ बर्न किस कारण से हुआ। और यदि कई जगह होता है जैसे फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं, केमिकल होता है, तो उस कंडीशन के अंदर क्लोज एरिया था, या आग से फ्लेम से हुआ है तो मतलब क्लोज था, ओपन था, किस टाइप का जो था, वो एक हिस्ट्री कलेक्शन करना है। उसके बाद में 18 नंबर पे अंदर एसोसिएटेड ट्रॉमा, असेस द एसोसिएटेड ट्रॉमा को क्या करना है, असेस डेप्थ, साइज, उसको क्या करना है, असेस करना है। अब देखो एसोसिएटेड ट्रॉमा मतलब बर्न हुआ है पेशेंट को जलने की वजह से, बर्न हुआ है उसको गर्म वाटर की वजह से, तो उस कंडीशन के अंदर अपन उसी को नहीं देखेंगे अरे जल गया या आग लगी वहाँ यहाँ पे देखेंगे, नहीं। एसोसिएटेड ट्रॉमा यदि उसके मतलब उस वजह से पेशेंट को जला है, वो एकदम तुरंत आगे भागा है और उस गिर गया है, कपाल पे चोट आ गई हो, है हाथ पे यहाँ पे खरोच आ गया है, उसको बोलते हैं एसोसिएटेड ट्रॉमा। तो उस कंडीशन के अंदर यदि उसका भी ध्यान देखना है, पूरा बॉडी का चेकअप करना है उस पर्सन का, उस कंडीशन में असेस करना है, उसका कितना डेप्थ है, कितना गहराई है, कितना साइज है, उसको भी असेस करना है, ठीक है। 19 पॉइंट। उसके अंदर उसके बाद में असेस द बर्न। मेरा जिसने वीडियो देखा है रूल्स ऑफ 9 वाला, वो असेस द बर्न करने में कभी भी असफल नहीं होगा। यूज ऑफ द रूल्स ऑफ 9 का यूज कर सकता है, ठीक है ना। तो असेस द बर्न को कितना परसेंट हुआ, कितना डिग्री हुआ है, कैसे असेस करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए यूज ऑफ द रूल्स ऑफ 9। उसके बाद में है मॉनिटर ईसीजी।
असेस बर्न एरिया असेस करेंगे, रूल्स ऑफ 9 का यूज़ करेंगे। रूल्स ऑफ 9 की यूज़ के द्वारा अपना असेस करेंगे कितना % जला है। उसके बारे में मॉनिटर ईसीजी। अब मॉनिटर ईसीजी क्यों करें? जब पर्सन इलेक्ट्रिक बर्न हुआ है तो हार्ट अफेक्ट हुआ है ना। तो उस कंडीशन के अंदर अपने जो फर्स्ट एक्शन कर रहे थे, हार्ट असेसमेंट कर रहे थे, हार्ट रेट को क्या कर रहे थे, असेसमेंट कर रहे थे। तो उस कंडीशन के अंदर यदि हार्ट रेट ज़्यादा बढ़ी है या कम हुआ है, उस कंडीशन के अंदर मॉनिटर ईसीजी करेंगे, है ना। उसके बाद में मॉनिटर ईसीजी करेंगे। एडमिनिस्टर नार्कोटिक ड्रग्स, एडमिनिस्टर ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स, पेन किलर ड्रग्स है ना। तो उस कंडीशन के अंदर नार्कोटिक ड्रग्स यूज करेंगे, जिसमें मोस्टली है MgSO4, सॉरी मॉर्फिन सल्फेट, मॉर्फिन सल्फेट। मैंने आपको ड्रग्स वाले पोर्शन के अंदर लिखा हुआ है नार्कोटिक ड्रग्स, जो क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स के अंदर नार्कोटिक ड्रग्स है उसके बारे में आपको बताया हुआ है ना। तो मॉर्फिन सल्फेट यूज करेंगे। उसके बाद में एडमिनिस्टर TT, एडमिनिस्टर टेटनस टॉक्साइड, है ना। टेटनस टॉक्साइड को क्या करेंगे, लगवाएंगे, TT का इंजेक्शन लगवाएंगे। उसके बाद में रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट डॉक्यूमेंट, रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेशन को क्या करना है, मेंटेन रखना है। क्योंकि बर्न वाले पेशेंट का फ्लूइड कैलकुलेशन कैसे होता है, क्या होता है, उसको रिपोर्ट करना है। उसके बाद में IV फ्लूइड कैलकुलेशन एंड मेंटेन इनपुट एंड आउटपुट को क्या करना है, मेंटेन करके रखना है, डॉक्यूमेंटेशन रखना है, TT लगाना है, नार्कोटिक ड्रग्स यूज करना है। उसके बाद में यूज ऑफ बेड क्रेडल 25, यूज्ड बेड क्रेडल यूज करना है। पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द बर्न ऑफ द होल एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द पेशेंट, तो उस कंडीशन के अंदर बेड क्रेडल यूज करना है। बेड क्रेडल क्या होता है कि पेशेंट को जैसे बेड पे लेटा हुआ है, तो उस कंडीशन के अंदर उसको कंबल कुछ तो उड़ाएंगे, तो उस कंडीशन के अंदर यदि डायरेक्ट उठवाएंगे तो उस कंडीशन स्किन के ऊपर लग जाएगा, इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेगा और स्किन के पास चिपक जाएगा। उस कंडीशन के अंदर बेड क्रेडल यूज करते हैं। मान लीजिए ये बेड है, उस बेड के ऊपर यहाँ पे क्रेडल लगाते हैं ऐसा, है ना, और उसके ऊपर क्या करते हैं, बेडशीट डाल देते हैं, कंबल डाल देते हैं। पेशेंट यहाँ पे आराम से लेटा हुआ है ना, तो उस कंडीशन के अंदर ये बेड क्रेडल डाल दिया ऊपर से, और उस क्रेडल के ऊपर क्या है, कंबल है, बेडशीट है, वो लगा दिया। तो उस कंडीशन के अंदर वो ढक के रहेगा और उसके बॉडी के सरफेस एरिया वो जुड़ेगा नहीं। तो उस कंडीशन के अंदर यूज्ड बेड क्रेडल यूज है। ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का जो पार्ट है उसके अंदर अपन बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद में 26, अब देखिएगा, इफ बर्न ऑफ एक्सट्रीमिटीज सरकमफेरेंस हुआ है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या करेंगे, एलिवेटेड द बॉडी पार्ट। देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ द बर्न एक्सट्रीमिटीज, यदि एक्सट्रीमिटीज का मतलब क्या हुआ, ये अपर एक्सट्रीमिटीज, जो हाथ है वो अपर एक्सट्रीमिटीज हो गया, और जो लेग है वो लोअर एक्सट्रीमिटीज हो गया। तो उस कंडीशन के अंदर यदि हाथ है, पैर है, उसके एक्सट्रीमिटीज के अंदर क्या हुआ है, किस टाइप का बर्न हुआ है, सरकमफेरेंस बर्न हुआ है, एक्सट्रीमिटीज सरकमफेरेंस बर्न, मतलब पूरा बर्न हो गया है, दोनों साइड से बर्न हुआ है। तो उस कंडीशन के अंदर एलिवेटेड द बॉडी पार्ट, उसको क्या करना है, एलिवेटेड करके रखना है
है ना, उसको ऐसे रखोगे तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पे पेन होगा, दर्द होगा, उस कंडीशन के अंदर यहाँ पे इडिमा होने के चांसेस रह सकता है, उस कंडीशन के अंदर कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकते हैं। तो ये क्यों रखते हैं ऐसा? ड्यू टू, यहाँ पे लिखा टू प्रिवेंट हाइपोक्सिया, देखिएगा, टू प्रिवेंट हाइपोक्सिया, मैंने हाइपोक्सिया लिखाया हुआ है। व्हाट इज द हाइपोक्सिया? टू प्रिवेंट द हाइपोक्सिया। उसके बाद में है पेन, उसके बाद में है एंड कंपार्टमेंट कंपार्टमेंट सिंड्रोम, उसको रोकने के लिए किया जाता है। देखो यदि एक्सट्रीमिटी सर्कमफेरेंस मतलब पूरा चारों तरफ से जल गई है तो उस कंडीशन के अंदर उसको क्या करते हैं? एलिवेटेड करते हैं। उस एलिवेट करने का कारण क्या है? टू प्रिवेंट द हाइपोक्सिया। मान लीजिए यहाँ पे प्रेशर हुआ है, ऐसा जला हुआ है, यहाँ पे रहेगा तो उस कंडीशन के अंदर ब्लड सर्कुलेशन पूरा प्रॉपर रूप से नहीं हो पाएगा। जब ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रूप से नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा और बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी, आल्सो नोन एज द हाइपोक्सिया। उस कंडीशन के अंदर वहाँ पे पेन होने की संभावना रह सकता है, उस कंडीशन के अंदर ईडिमा हो सकता है, उस कंडीशन के अंदर कंपार्टमेंट सिंड्रोम देखने को मिलेगा। कंपार्टमेंट सिंड्रोम का मतलब होता है कि उस कंडीशन के अंदर कोई भी पार्ट है, कोई भी टिश्यू है, सेल है, वो प्रेशर के साथ रहेगा जिसकी वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, लैक ऑफ द ऑक्सीजन होगा और इंक्रीज लेवल ऑफ द पेन, दर्द ज़्यादा होगा, उसको बोलते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम। ये अपना जब प्लास्टर वाला पार्ट पढ़ेंगे फ्रैक्चर के अंदर, उस पेशेंट का प्लास्टर करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस करते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर कंपार्टमेंट सिंड्रोम देखने को मिलेगा। ये कॉम्प्लिकेशन आती है, उसके बारे में जब बात करेंगे तब उसको डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा जो पर्सन पूरा जला हुआ है तो उस कंडीशन के अंदर एलिवेट करेंगे, बट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द फ्रैक्चर। यदि उसका फ्रैक्चर हुआ है, टूटा हुआ है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या करेंगे? देखिए, सब उठ जाइए, सब अपने आम खा करके सब सोए हुए हैं और कोई भी पर्सन, कोई भी स्टूडेंट लेट के नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। उठ जाइए, जमीन पे आ जाइए। हाँ, सारे खगड़िया वाले सब ये सब सोए हुए हैं तो सोना होना नहीं है, ठीक है। इस कंडीशन के अंदर देखो, इफ कितना हुआ? 26 था ना, ये 27। इफ पेशेंट विथ फ्रैक्चर के साथ में है तो उस कंडीशन के अंदर नो इलेवेटेड, उस कंडीशन के अंदर इलेवेटेड नहीं करना है। यदि उस कंडीशन के अंदर इलेवेटेड कर दिया तो दिक्कत हो सकती है, नॉट इलेवेटेड, ठीक है। उसके बाद में बर्न वाला पेशेंट होता है, बर्न जो पेशेंट है तो उसकी बॉडी मास इंडेक्स क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। जब बॉडी मास इंडेक्स इंक्रीज होगा तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा? इंक्रीज रिक्वायर्ड इंक्रीज कैलोरीज की क्या होगी? ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। इस बात का ध्यान रखना है। कैसे न्यूट्रिशन देंगे, कैसे वुंड हीलिंग करेंगे, वो अपने आगे बात करते हैं। कितना % कैलोरी देंगे, कितना फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वो देंगे, उसके बाद में बात करते हैं। बट एक इंडिकेशन है कि बर्न वाले पेशेंट का बॉडी मास इंडेक्स BMI इंक्रीज होती है, जिसके वजह से रिक्वायरमेंट ऑफ द इंक्रीज कैलोरीज होगा कि नहीं होगा। उसके बाद में उस पर्सन का क्या करेंगे? आपको मैंने पहले बता दिया है 27, 28 और ये 29। जैसे कि नॉर्मल पेशेंट बर्न हुआ है या केमिकल से बर्न हुआ है तो उस कंडीशन के अंदर क्लीन कैसे, नॉर्मल वाले को कैसे क्लीन करेंगे? टैप वाटर से। नॉर्मल पर्सन है, जैसे आग से जला है, नॉर्मल पेशेंट, नॉर्मल नहीं बोल सकते हैं, बट यदि आग से जला है, फ्लेम से, तो उस कंडीशन के अंदर क्लीन कैसे करेंगे? टैप वाटर से यूज करेंगे विथ 1 मिनट तक उस पर्सन को क्या करेंगे? तो टैप वाटर से यूज करेंगे, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू डेप्थ, है ना, अकॉर्डिंग कितना डेप्थ हुआ है, कितना उसको करना है, तो उस कंडीशन के अंदर ये करेंगे। बट नेवर कवर विथ
आइस। देखिएगा, ये लाइन लिखने का मतलब है कि यहाँ पे पेशेंट है, नॉर्मल मत लिखना, पेशेंट फ्लेम बर्न हुआ है, फ्लेम बर्न हुआ है या किसी भी टाइप का बर्न हुआ है, जैसे केमिकल हुआ है, तो केमिकल बर्न हुआ है तो उसको फ्लश वाटर देंगे, है ना। केमिकल है तो उसको फ्लश वाटर देंगे, फ्लश करेंगे, है ना, तो उसकी वजह से वो क्लीन हो सकता है। तो यदि कोई भी प्रकार का ब्लेम हुआ है, बर्न हुआ है, तो उसको क्लीन कैसे करेंगे? टैप वाटर से क्लीन करेंगे, बट नेवर कवर विद द आइस। उसको आइस से, बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं जो बर्न होता है तो उसमें गोबर लगा देते हैं, लाल दवाई लगा देते हैं, कुछ ठंडक वाला पदार्थ लगा देते हैं। गांव वाले लोगों को किसी भी प्रकार का, कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन का नहीं है, स्ट्रिक्ट टेक्निक अपनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सबसे फर्स्ट एक्शन, गांव वाला जो फर्स्ट एक्शन करते हैं, कोई भी तरह दिक्कत न हो, जैसे कोलगेट लगाते हैं, लाल दवाई लगाते हैं, मिट्टी लगाते हैं। लोगों को मतलब इलिटरेशन लोग हैं, तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के अंदर नहीं आता है और ऐसा नहीं करना है। पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देना है, उस कंडीशन के अंदर क्लीन वाटर यूज कर सकते हैं, ठीक है, बट नेवर कवर विद द आइस। तो आइस है, जैसे कोई भी नहीं ठंडक वाला लगाइए ताकि उसको कम लहरेगा, है ना, कम दर्द होगा, कम जलन होगा, ऐसा नहीं करना है। यदि उस कंडीशन के अंदर ऐसा किया तो क्या होगा? फ्रॉस्ट बाइट होने का चांस रहेगा, फ्रॉस्ट बाइट होने की चांस रहेगा। अब व्हाट इज द फ्रॉस्ट बाइट? क्या है फ्रॉस्ट बाइट? कि लॉन्ग टाइम तक कोई भी पार्ट सीवियर आइस के पास में रहेगा। यदि कोई भी आइस के पास में रहेगा कोई भी पार्ट, तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा? फफोले हो जाएंगे, है ना, तो उस कंडीशन को उसको बोलते हैं फ्रॉस्ट बाइट। लंबे टाइम तक यदि आइस के कांटेक्ट में कोई भी पार्ट रहता है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा? फ्रॉस्ट बाइट होने की संभावना रहेगा, फ्रॉस्ट बाइट रहने की संभावना रहेगा, और उसके अंदर क्या हुआ है? कैपिलरीज फूल जाएगी, ठीक है। फ्रॉस्ट बाइट के बारे में भी अपन बात करेंगे। उसके बाद में है 30 नंबर पे, यदि केमिकल बर्न है तो उस कंडीशन के अंदर क्या करेंगे? फ्लश NS, है ना, नॉर्मल सलाइनस है, उसको करेंगे, फ्लश करके उसको क्लीन करेंगे, वो आप लोगों को मैंने बता दिया, ठीक है। उसके बाद में असेप्सिस टेक्निक यूज करेंगे, 31 के अंदर करेंगे असेप्सिस टेक्निक यूज करेंगे। इसके अंदर क्या है? मेंटेन strict asepsis by hand washing करेंगे। उसके अंदर यूज ऑफ स्टेराइल शीट यूज करेंगे। उसके बाद में ग्लोव कैप मास्क, शीट कवर, और उसके बाद में प्लास्टिक एप्रॉन यूज्ड, है ना। तो ये असेप्सिक टेक्निक का यूज करेंगे, हैंड वॉश करेंगे, ग्लोव है, गाउन है, मास्क है, कैप है, ये सब यूज करना जरूरी है टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन। बर्न वाला पेशेंट है तो क्योंकि ये सब क्यों करते हैं? बिकॉज यदि कोई भी पेशेंट जो बर्न वाला पेशेंट हुआ है तो वो इम्यून सिस्टम क्या होगा? इम्पेयरमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। यदि इन्फेक्शन हो जाएगा, इम्पेयरमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम, है ना, इम्यूनिटी और कम हो जाएगी यदि ये स्टेरल टेक्निक अपनाया नहीं तो इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। उसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं। कितना हो गया? 31st।
स्क्लेरोटॉमी करेंगे, स्क्लेरोटॉमी है ना, स्क्लेरोटॉमी ए लेंथ वाइज इंसिजन। इसके अंदर क्या होता है, ए लेंथ वाइज इंसिजन, ए लेंथ वाइज इंसिजन थ्रू द बर्न स्कार के थ्रू का इंसिजन करेंगे टू रिलीव कॉन्स्ट्रिक्शन या प्रेशर, एंड टू improve circulation called 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 स्क्लेरोटॉमी। देखिएगा स्क्लेरोटॉमी करते हैं, बर्न वाले पेशेंट को स्क्लेरोटॉमी करते हैं। इसका एक लेंथ वाइज इंसिजन, जैसे बर्न वाला पार्ट हुआ है तो उसको लेंथ वाइज इंसिजन लगाते हैं टू बर्न थ्रू द बर्न स्कार। जो बर्न स्कार हुआ है, घाव हुआ है, वहाँ पे क्या करेंगे, लेंथ वाइज वहाँ पे क्या करेंगे, इंसिजन लगा देंगे। ऐसे क्यों लगाएंगे, टू रिलीव द कॉन्स्ट्रिक्शन या प्रिवेंशन प्रेशर एंड टू इम्प्रूव द सर्कुलेशन कॉल्ड द स्क्लेरोटॉमी। यहाँ पे देखो आया है ओटोमी, ओटोमी मतलब ओपन, और स्कार मतलब जो बर्न वाला पार्ट हुआ है, वहाँ घाव हुआ है, उसको क्या करेंगे, इंसिजन लगवाएंगे। आपने देखा होगा कि बर्न वाले पेशेंट की जो जहाँ पे जलता है वो क्या हो जाता है, सूजन स्वेलिंग आ जाता है। उस कंडीशन के अंदर वहाँ की जो स्किन है वो बहुत ही टाइट हो जाती है। उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, उस पर्सन को दर्द ज़्यादा होगा, वहाँ पे इस सब जो वेसल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी। तो उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, जगह जगह पे क्या करते हैं, इंसिजन लगा देते हैं ताकि उसको सर्कुलेशन अच्छे से जा सकें, है ना। ये टू प्रिवेंट द कंपार्टमेंट सिंड्रोम, है ना। तो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ है, उसको प्रेशर को रिलीव करने के लिए करते हैं। तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम है, उसको रोकने के लिए, ताकि वहाँ पे ऑक्सीजन, ब्लड सर्कुलेशन और प्रेशर को कम हो। तो इस प्रकार से वहाँ पे इंसिजन लगा देते हैं, उसको बोलते हैं स्क्लेरोटॉमी। क्योंकि बर्न वाले पेशेंट के अंदर जो सूजन है, स्वेलिंग है, उस वजह से जो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, तो उसको रोकने के लिए ये किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में एक्यूट फेस के अंदर, एक्यूट फेस, ये सब जो पहले अपन पढ़े थे, कितना हो गया, 30, 31, 32, ये 32 हो गया। ठीक है, अब ये 33 एक्यूट फेस। एक्यूट फेस है ना, वुंड हीलिंग फेस होती है, WOUND, वुंड हीलिंग, वुंड हीलिंग फेस, एक्यूट फेस। उसके अंदर क्या करेंगे, ये जब एक्यूट फेस होती है या वुंड हीलिंग फेस होती है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट होती है, बिगिन हीमोडाइमेकली स्टेबल। ये पेशेंट को क्या है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से आ रहा है, जा रहा है। कैपिलरी जो परमेबिलिटी है, कैपिलरी परमेबिलिटी क्या हो रहा है, नॉर्मल है, नॉर्मल हो रही है। तो उस कंडीशन के अंदर ये एक्यूट फेस स्टार्ट हो जाती है, वुंड हीलिंग प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। और उस कंडीशन के अंदर एंड कब होती है, स्टार्ट तो होती है ये फेस, पहले वाला जो फेस था वो इमरजेंसी फेस था, इमरजेंट फेस थी, और दूसरा भी है एक्यूट फेस। एक्यूट फेस स्टार्ट होती है जब पेशेंट हीमोडाइमेकली, मतलब उसका हीमोग्लोबिन लेवल है और ब्लड वॉल्यूम प्लाज्मा है वो बॉडी के अंदर नॉर्मल आ रहा जा रहा है, उसकी परमेबिलिटी जो पहले इंक्रीज हो गई थी, तो उस कंडीशन के अंदर फ्लूइड का क्या हो रहा था, शिफ्टिंग हो रहा था, फ्लूइड का वॉल्यूम क्या हो रहा था, कम हो रहा था। तो ये सब क्या है, परमेबिलिटी नॉर्मल आ गई है, तो उस कंडीशन के अंदर ये एक्यूट फेस स्टार्ट होती है।
और उस कंडीशन के अंदर वुंड हीलिंग प्रोसीजर स्टार्ट होता है और एंड होता है जब ये खत्म कब हो जाती है तो वुंड क्लोजर, WOUND, वुंड पूरा क्लोज हो जाता है, CLOUSER, है ना, क्लोजर हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर ये स्टार्ट हो बंद हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में न्यूट्रिशन। अब 33 हो गया। 34 के अंदर पेशेंट का, जैसे कि आपने देखा होगा बर्न वाला पेशेंट आता है तो उस कंडीशन के अंदर स्किन क्या हो जाती है, ऊपर से जल जाती है। जब पेशेंट की स्किन जल जाएगी तो उस कंडीशन के अंदर वो स्किन को रिमूव करना बहुत ही जरूरी है ना। हाइड्रोथेरेपी देते हैं। 34 ध्यान रखना, हाइड्रोथेरेपी विथ 30 मिनट। आपने देखा होगा कि पेशेंट जल के आता है तो वो स्किन ऊपर से पूरा जल के काली हो जाती है। तो ऐसा नहीं पेशेंट आया तुरंत उसको है उसके ऊपर काली है, उसके ऊपर स्किन के ऊपर भी अपने दवाई लगा दिया, रगड़ दिया, ड्रेसिंग कर लिया और पेशेंट को वार्ड के अंदर शिफ्ट कर दिया। नहीं, इट इज ए रॉन्ग टेक्निक्स। एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ये कहता है कि ये पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द बर्न, देन इज द रिमूवल ऑफ द ब्लैक स्किन। एक फर्स्ट एक्शन ऑफ द नर्स, उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को जो ब्लैक जो स्किन है यहाँ पे जो जली है उसको क्या कर रहे हैं, रिमूव करना है। तो उस कंडीशन के अंदर दो तरीके से रिमूव कर सकते हैं। तो उस कंडीशन से सबसे पहले अपन हैंड वॉशिंग करेंगे, ग्लोव्स पहनेंगे, उसके बाद में स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट लेंगे, फोर्सेप लेंगे और उस फोर्सेप से धीरे धीरे ऐसे करके उसको निकालेंगे। दूसरा, उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को हाइड्रोथेरेपी देंगे। हाइड्रो इज रिलेटेड टू वाटर और थेरेपी मतलब इलाज विद द 30 मिनट। उस पर्सन की जो है, उस पर्सन की जैसे एक्सट्रीमिटी जला है, हाथ पे जला है तो उसको वाटर के अंदर रखेंगे और उसके बाद में धीरे धीरे उसको निकालेंगे ताकि उसको दर्द भी कम हो और आसानी से निकल जाए। तो उस कंडीशन के अंदर क्या करेंगे, हाइड्रोथेरेपी विद द 30 मिनट उस पर्सन को देंगे। ठीक है, उसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप कैसे पेशेंट आता है, कैसे अपन को ड्रेसिंग करते हैं, कैसे पेशेंट को वार्ड के अंदर भेजते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। बने रहिए मेरे साथ। उसके बाद में 35 के अंदर पर क्या करेंगे, न्यूट्रिशन। सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन, मतलब उसको उसको न्यूट्रिशन कैसे देंगे, उसको किस टाइप का डाइट देंगे, किस प्रकार का प्रोटीन प्रोवाइड कराएंगे। तो प्रोटीन की बात करें, देखिएगा प्रोटीन कैसे जाएगा। प्रोटीन के अंदर देखिएगा 3 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। उसके बाद में जाएगा प्लस 1 ग्राम परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके अपन देंगे। उसके बाद में कैलोरीज की बात करें, अब कैलोरीज कैसे जाएगी। कैलोरीज की बात करें तो उस कंडीशन के अंदर अपन यूज करेंगे 60 किलो कैलोरी पर बॉडी वेट के हिसाब से यूज करेंगे। उसके बाद में प्लस 35 किलो कैलोरी परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया, उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे। उसके बाद में लार्ज अमाउंट ये यूज करना है, कोई भी फ्लूइड LARG, लार्ज अमाउंट used, large amount is given by total parental nutrition के द्वारा यूज करेंगे। ठीक है, देखिएगा इसको लिख लीजिए, क्या लिखा हुआ है, फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पे भी। देखिएगा IV फ्लूइड का फॉर्मूला, आपने किसका फॉर्मूला यूज किया था,
पार्कलैंड फॉर्मूला यूज किया था। बट यदि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, न्यूट्रिशन दे रहे हैं, उस कंडीशन के अंदर प्रोटीन कितना देना है, प्रोटीन इज रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ द वन पेशेंट 3 ग्राम देना है पर बॉडी केजी बॉडी वेट के हिसाब से। मान लीजिए उस कंडीशन के अंदर देखो बॉडी वेट कितना है पर्सन का, उस बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देंगे, है ना। तो बॉडी वेट मान लीजिए 50 केजी है तो उसको 3 ग्राम के हिसाब से देंगे। कितना हो गया 180 नहीं 150, है ना। 150 किलो कैलोरी तो ये हो गया। उसके बाद में 1 ग्राम कैसे देना है, 1 ग्राम देना है टोटल बॉडी सरफेस एरिया ऑफ द बर्न। कितना जला है, यदि मान लीजिए 30% जला है तो 30 किलो कैलोरी ये हो गया, 30 ग्राम ये हो गया और ये 150 ग्राम ये हो गया, 30 ग्राम ये हो गया। इसके अकॉर्डिंग 1 ग्राम पर परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया। तो इसके अंदर कितना हो गया, ये 30 ग्राम हो गया और ये हो गया 150 ग्राम, तो 180 ग्राम देंगे। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ए पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द बर्न, तो उस कंडीशन के अंदर बॉडी मास इंडेक्स इज इंक्रीज, देन इज रिक्वायरमेंट ऑफ द इंक्रीज कैलोरी। तो उस कंडीशन के अंदर प्रोटीन कितना देंगे, 3 ग्राम हो गया था, तो 3 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, कितना बॉडी वेट है उसके अकॉर्डिंग तो 3 ग्राम देंगे। उसके बाद में कितना परसेंटेज जला है उसके अकॉर्डिंग अपने 1 ग्राम देंगे। तो उस कंडीशन के अंदर 180 ग्राम प्रोटीन देंगे, 180 ग्राम प्रोटीन ड्यूरिंग द बर्न पेशेंट। ए नॉर्मल पेशेंट इज रिक्वायर्ड ऑफ द 50 to 60 ग्राम पर पर्सन, ठीक है ना, पर डे, है ना। तो 60 ग्राम यदि पर डे की बात करें प्रोटीन की नॉर्मल पेशेंट के लिए तो 60 ग्राम देंगे, 50 to 60 ग्राम। बट ड्यूरिंग द बर्न पेशेंट, बर्न वाला हुआ है तो उस कंडीशन के अंदर प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाएंगे, क्योंकि प्रोटीन बॉडी के अंदर क्या करता है, हीलिंग प्रोसीजर को क्या करता है, इंक्रीज करता है। उसके बाद में कैलोरी की बात करें 60 किलो कैलोरी बॉडी वेट के हिसाब से। ये पेशेंट का वजन मान लीजिए 50 केजी है तो कितना हो गया 6 30, हाँ तो 300 हो गया। उसके बाद में 35 किलो कैलोरी कैसे देंगे, टोटल परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया, कितना जला है उसके अकॉर्डिंग देंगे 35। उसके बाद में कितना वजन है उसके अकॉर्डिंग देंगे 60। इन दोनों का कैलकुलेशन करके कैलोरी देंगे, ठीक है। उसके बाद में लार्ज अमाउंट यूज करना है तो वो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, एक पेरेंटल रूट IV रूट के थ्रू लार्ज अमाउंट के अंदर 24 आवर उस पर्सन को फ्लूइड जाता रहेगा। उसके बाद में है वुंड मैनेजमेंट। नेक्स्ट है कितना हो गया 35, अब 36, कितना हो गया भैया टाइम, कितना टाइम हो गया, रात को 9:30-10 बज गए हैं। पढ़ते रहिए, पढ़ने के लिए किसी भी प्रकार का कोई टाइम नहीं है, ठीक है। तो ओनली आपको, अभी आप लॉकडाउन के अंदर हैं और घर पे बैठ करके आराम से शांति के साथ में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं वुंड मैनेजमेंट। वुंड मैनेजमेंट देखिएगा, वुंड मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो वुंड मैनेजमेंट के अंदर टॉपिकली एजेंट यूज करते हैं, टॉपिकल एजेंट। मैंने आपको ड्रग्स के अंदर भी लिखवाया था कि वुंड मैनेजमेंट के लिए या कोई बर्न वाला पेशेंट है उसके लिए क्या यूज करते हैं, सिल्वर सल्फाडाइजिन यूज करते हैं, है ना। उस कंडीशन के अंदर सिल्वर नाइट्रेट या जिसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट यूज करते हैं, ठीक है ना। एक दूसरा है सल्फामाइलॉन यूज करते हैं। ये क्रीम आता है जिसमें पर्सन बर्न वाला पेशेंट है तो उसके ऊपर क्रीम यूज किया जाता है। उसके बाद में अपन देखते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ द बर्न पेशेंट, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन
देखिएगा, कॉम्प्लिकेशन का मतलब जटिलता, पसंद बर्न हुआ, जला है, सीवियर बर्न है, तो उस कंडीशन के अंदर उसको क्या क्या दिक्कतें आ सकती है उसके बारे में अपन बात करते हैं। वैसे मैंने आपको जो क्लिनिकल फीचर्स साइन सिम्टम के अंदर अकॉर्डिंग टू अफेक्ट ऑफ द अलग अलग जो सिस्टम है अफेक्ट हुआ था, उस कंडीशन के अंदर अलग अलग सिस्टम अफेक्ट हुआ था, तो उसके अंदर क्या क्या देखने को मिला था, वही अपने कॉम्प्लिकेशन है। तो उस कंडीशन के अंदर सबसे पहले है सेप्टिसेमिया होने की संभावना रहती है, ये एक कॉम्प्लिकेशन के अंदर आएगा, सेप्टिसेमिया। दूसरा है कितना हुआ 35, ये हो गया 36 और ये कॉम्प्लिकेशन हो गया 37, ठीक है। सेप्टिसेमिया देखने को मिलेगा। उसके बाद में उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को हाइपोवोलेमिक शॉक, उसके बाद में क्या होगा, एक्यूट रीनल फेल्यूर, उसके बाद में कर्लिंग अल्सर, उसके बाद में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा अब्सेस या गैंग्रीन का मतलब है डेड टिश्यू होगा। और देखिएगा ये कॉम्प्लिकेशन के अंदर आता है। देखिए सबसे पहले कॉम्प्लिकेशन ऑफ द बर्न पेशेंट, बर्न वाला पेशेंट है, उसका क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, सेप्टिसेमिया एक मेडिकल टर्म है, सेमिया यहाँ पे लार्मिया आया है, मतलब कुछ ब्लड के अंदर हुआ है। सेप्टिसेमिया मतलब ब्लड के अंदर इन्फेक्शन इन द ब्लड, ब्लड के अंदर इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है, क्योंकि लार्ज पार्ट ऑफ द एक्सपोज खुला रहता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन जाएगा, और इन्फेक्शन जाने की वजह से ब्लड के अंदर क्या हो सकता है, इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। सेप्टिसेमिया देखने को मिलेगा। ए पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक, मैंने आपको उस टाइम ही पैथोफिजियोलॉजिकल बता दिया था। A patient is suffering from the burn, the increase of the capillary permeability, जब कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ेगी, फ्लूइड का क्या होगा, शिफ्टिंग होगा, फ्लूइड एक जगह से दूसरे जगह के जाएगा, एक इंट्रासेलुलर से, मतलब सेल के अंदर है, मान लीजिए ये सेल है, इसके अंदर फ्लूइड है, ये कैपिलरीज है, उसके अंदर फ्लूइड है, बट इसका कैपिलरीज की परमेबिलिटी बढ़ गई है, इसका फ्लूइड यहाँ से सेल से होकर के बाहर तक आएगा, फ्लूइड शिफ्टिंग इन द इंट्रासेलुलर फ्लूइड टू एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, और उसके अंदर फ्लूइड यहाँ पे आ जाएगा। उस कंडीशन के अंदर फ्लूइड कैपिलरीज के अंदर नहीं आया और उस कैपिलरी से होकर के बाहर गया, जिसकी वजह से एडिमा देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उस कंडीशन के अंदर यदि यहाँ शिफ्टिंग फ्लूइड हो गया है, तो उस कंडीशन के अंदर हार्ट को सफिशिएंट मात्रा के अंदर फ्लूइड की मात्रा कमी हो जाएगी, हार्ट को सफिशिएंट फ्लूइड नहीं मिलेगा, तो उस कंडीशन के अंदर हाइपोवोलेमिक शॉक देखने को मिलेगा। पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द शॉक। और शॉक की कंडीशन के अंदर आपको ध्यान रखना है कि 3 सिम्टम देखने को मिलता है। उस कंडीशन के अंदर पेशेंट का बीपी क्या हो जाती है, कम, जिसको बोलते हैं हाइपोटेंशन, और बीपी कम हो जाएगी तो उसके कारण से टेकिकार्डिया होगा। टेकिकार्डिया का मतलब होगा कि उसका पल्स रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। उसके बाद में रेस्पिरेशन रेट क्या हो जाएगा, टेकिपनिया देखने को मिलेगा। टेकिपनिया ये शॉक की कंडीशन के अंदर देखने को मिलेगा। कभी भी शॉक वर्ड आता है, उस कंडीशन के अंदर 3 सिम्टम आपको ध्यान रखना है। शॉक की कंडीशन कब होती है, जब पेशेंट को बॉडी के अंदर फ्लूइड की मात्रा कम होती है, जिसकी वजह से बीपी कम हो जाती है, कम, जिसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। और जब बॉडी के अंदर फ्लूइड की मात्रा कम हुई है, उस कंडीशन के अंदर हार्ट के अंदर सेंसेशन जाएंगे हाइपोथैलेमस के अंदर, हार्ट के नहीं,
ब्रेन के अंदर, और ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस को बोलेगी, जो नर्व सेंसेशन जाकर के बोलेंगे कि बॉडी के अंदर फ्लूइड की मात्रा कम हुई है, तो उस कंडीशन के अंदर हाइपोथैलेमस क्या करेगा, हार्ट रेट को इंक्रीज करवाएगा ताकि जो फ्लूइड है वो जल्दी से जल्दी हार्ट के अंदर आए। बट ये कंडीशन होने वाली नहीं है क्योंकि फ्लूइड क्या हो गया है, शिफ्टिंग हो गया है। तो उस कंडीशन के अंदर हार्ट हाइपोथैलेमस से सेंसेशन जाएंगे और बीपी पल्स रेट है उसको क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो उस कंडीशन के अंदर बीपी कम हो जाएगी और उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा, पल्स रेट बढ़ जाएगा। और जब पल्स रेट बढ़ेगी तो उस कंडीशन के अंदर रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा। ये शॉक की कंडीशन के अंदर देखने को मिलेगा। समझ में आया? ठीक। नेक्स्ट, एक्यूट रीनल फेल्योर देखने को मिलेगा। डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड की मात्रा कम हुई है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो रहा था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो उस कंडीशन के अंदर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो बोमेन्स कैप्सूल इन द किडनी वाला जो पार्ट है, जो फ्लूइड किडनी है, ब्लड को शांति है, उसके अंदर जो फ्लूइड है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के द्वारा वो क्या चलता है। तो यदि ये कंडीशन, जैसे हार्ट को प्रॉपर रूप से फ्लूइड मिलेगा तो किडनी को भी ब्लड प्रॉपर रूप से मिलेगा। जब हार्ट को कम मिला है तो किडनी को भी कम मिलेगा। उस कंडीशन के अंदर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या हो जाएगी, मेंटेन नहीं हो पाएगी, डिक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होगा। उस कंडीशन के अंदर ये ओलिगोयूरिया देखने को मिलेगा। और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यदि प्रोग्रेस और कंटिन्यूस देखने को मिली, ए पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द एक्यूट रीनल फेल्यूर, किडनी काम करना बंद कर देगी। जब काम करना बंद कर देगी तो पेशेंट का क्या हो सकता है, डेथ हो सकती है। तो ये अपन को विशेष रूप से ध्यान रखना है। और सबसे ज्यादा डेथ जो होती है, मैंने आपको लिखाया था कि किस सिस्टम अफेक्ट होने की वजह से है, रीनल फेल्योर हो गया तो सबसे ज्यादा डेथ होती है। बर्न वाले पेशेंट के अंदर ये देखने को मिलता है। उसके बाद में कर्लिंग अल्सर। कर्लिंग अल्सर में क्या होता था कि जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है उसको क्या है, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन क्या मिल जाता है, इंसेमिया देखने को मिलता है। ऑक्सीजन वहां पे कम मिल रही थी, तो उस कंडीशन के अंदर गैस्ट्रिक म्यूकोसा का क्या होता था, वहां पे स्कार बनना लग जाता था, अल्सर होने लग जाते थे। और अल्सर होने लग गया तो छोटे छोटे घाव हो जाएंगे और घाव होकर के क्या बन जाएगा, इसका गैस्ट्रिक अल्सर, कर्लिंग अल्सर देखने को मिलेंगे। और जब वहां पे घाव देखने को मिलेंगे तो क्या लीड करेगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। ये भी एक सीवियर बर्न के अंदर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगी। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलेगी। सांस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस मतलब उस कंडीशन के अंदर में जैसे कि पेशेंट को बर्न हुआ है, जैसे अपर एंट्री ट्रंक का हुआ है, नेक का हुआ है, फेस का हुआ है, उस कंडीशन के अंदर सांस लेने में दिक्कत होगी, रेस्पिरेटरी डिस्पिया देखने को मिलेगा। उसके बाद में एब्सेस मतलब पस का फॉर्मेशन हो सकता है ना, जहाँ पे जला है अच्छे से केयर नहीं किया है तो उस कंडीशन के अंदर पस का फॉर्मेशन हो सकता है। उस कंडीशन के अंदर गैंग्रीन हो सकता है, गैंग्रीन हो सकता है। गैंग्रीन का मतलब है डेड टिश्यू है ना, वो वहाँ का पार्ट का क्या हो सकता है, डेड टिश्यू हो सकता है। तो आपका ये आपका कंप्लीट हो गया। और आज बर्न वाला पार्ट जो कंप्लीट हो गया, अपने मैनेजमेंट पढ़ रहे थे। देखो बर्न का टॉपिक सबसे लंबा टॉपिक रहेगा, तो उस कंडीशन के अंदर अपने सबसे पहले अपने पार्ट फर्स्ट के अंदर पढ़ा था बर्न क्या होता है, कि डेफिनेशन क्या है, इटियोलॉजी क्या है और उसके टाइप्स कितना है, क्लासिफिकेशन क्या है, क्लिनिकल फीचर क्या था। दूसरा टाइप के अंदर असेसमेंट ऑफ द बर्न, कैसे असेसमेंट करते हैं, कौन सा रूल्स ऑफ 9 का यूज किया था। उसके बाद में थर्ड पार्ट के अंदर अपन पढ़े थे पार्कलैंड फॉर्मूला। पार्कलैंड फॉर्मूला के द्वारा कैसे फ्लूइड को कैलकुलेट करते हैं। इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द फॉर्मूला फॉर द यूज इन द बर्न पेशेंट। यदि आपने उस कंडीशन के अंदर ऐसा नहीं किया, फॉर्मूला के कैलकुलेट फ्लूइड नहीं दिया, तो पेशेंट के अंदर जो एडिमा हुआ था, ऐसा तो नहीं है कि उस पर्सन को एडिमा रहता ही रहेगा, नहीं। जैसे ही परमेबिलिटी नॉर्मल आएगी तो उस कंडीशन के अंदर फ्लूइड का वापस शिफ्टिंग होगा, उस फ्लूइड का वापस उस कैपिलरीज की नॉर्मल होते हुए उस जो कैपिलरी है वेसल्स के अंदर आएगा। तो उस कंडीशन के अंदर कैलकुलेटेड फ्लूइड देना है। यदि अपने धमाधम ज़्यादा देने लग गया तो उस कंडीशन के अंदर पहले ही ओवरलोड फ्लूइड हुआ है और उसके बाद में कैपिलरीज वाला फ्लूइड भी उस वापस आएगा तो पेशेंट को शॉक हो जाएगा। उस कंडीशन के अंदर किस टाइप का शॉक होगा, हाइपर वॉल्यूमिक शॉक हो जाएगा। फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी कि हार्ट काम करना ओवरलोड हो जाएगा। उस कंडीशन के अंदर किडनी भी ओवरलोड हो सकती है ना। तो इस कंडीशन के अंदर कैलकुलेटेड फ्लूइड देते हैं वाया द पार्कलैंड फॉर्मूला।
फर्स्ट 24 आवर उस कंडीशन के अंदर, और आफ्टर सेकेंड 64 आवर के अंदर कैसे देते हैं उसके बारे में अपने बात किया। नेक्स्ट पार्ट 4 के अंदर मैनेजमेंट ऑफ द बल्ब, बेसिक टाइप के जैसे थर्मल वाला आया, केमिकल वाला आया, इलेक्ट्रिकल वाला आया, सल्फ आया, तो उसके अंदर फर्स्ट एक्शन, नर्सिंग एक्शन क्या करते हैं वो पढ़ा। और उसके बाद में 36, 37 जो पॉइंट पढ़े, रिमेंबरिंग पॉइंट पढ़े, उसको एक सीक्वेंस वाइज में लिखना है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में लास्ट में जो अपने पढ़ी कॉम्प्लिकेशन के अंदर सब आपको बताया गया। अब देखिएगा उसके बाद में वुंड केयर पे कौन कौन सा ऑइंटमेंट लगाते हैं, क्या करते हैं। देखिए एक छोटी सी बात है कि पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर आया, अपन इमरजेंसी के अंदर बर्न वाला पेशेंट आया, सबसे पहले उसको आईवी लाइन सेट कर दिया। सबसे पहले पेशेंट को सेटल कीजिए, तो सेटल कैसे करेंगे, तुरंत आया, आने के बाद में उसको आईवी लाइन लगा दिया, उस कंडीशन के उनको कैथेटराइजेशन लगा दिया, उस कंडीशन के अंदर नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब लगा दिया, उस कंडीशन के अंदर ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दिया, उस कंडीशन के अंदर बाद में स्टेराइल गोज वो सब ग्लव्स पहन करके, मास्क वास्क पहन करके उसको स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट लेने के बाद में उसको स्किन को सबसे पहले रिमूव करना है, ब्लैक स्किन है उसको रिमूव करना है, अच्छे से रिमूव करना है पूरा, कोई हड़बड़ी गड़बड़ी का नहीं करना है। जैसे हड़बड़ी किया तो गड़बड़ी हो जाएगी, पेशेंट डेथ हो जाएगा। पूरा क्लीन किया, आईवी फ्लूइड जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पेशेंट को ठीक है। कब पार्कलैंड फॉर्मूला का यूज करना है, कब पेशेंट को जला है, अपन के पास में भले ही 2 घंटा बाद में आया तो भी वो यूज करना है, वहां से स्टार्ट हुआ है उससे फ्लूइड स्टार्ट करना है, ठीक है, उसको उस हिसाब से कैलकुलेट करना है। उसके बाद में जैसे ही उसको पूरा क्लीन कर दिया, क्लीन की हाइड्रोथेरेपी देना है या क्या करना है, कैसे करना है, मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। उसके बाद में उस पर्सन को सिल्वर नाइट्रेट जो ऑइंटमेंट है उसके साथ में जो डॉक्टर यूज करने के लिए बोलते हैं 2% जाइलोकेन जेली, सिल्वर नाइट्रेट ऑइंटमेंट और जाइलोकेन जेली, इन दोनों का मिक्स करते हैं और उसके बाद में उसके ऊपर लपेटते हैं, उसको अच्छे से उसको रब करके उसको ऊपर लगा देते हैं। लगाने के बाद में अब देखो कि कई पेशेंट जो बर्न वाला पेशेंट है उसको ड्रेसिंग नहीं करते हैं, कई पेशेंट को ड्रेसिंग की जाती है। 2 कारण है ड्रेसिंग करने या नहीं करने का। यदि पर्सन को ड्रेसिंग नहीं करेंगे, खुले में रखेंगे, तो उस कंडीशन के अंदर इन्फेक्शन फैलने की चांसेस ज़्यादा है। बट यदि उसको ड्रेसिंग करेंगे तो उस कंडीशन के अंदर उसको चिपक जाने की संभावना रहती है। तो उस कंडीशन के अंदर देखिएगा, मेरे हिसाब से ड्रेसिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस कंडीशन के अंदर जैसे ही यहाँ पे ड्रेसिंग करेंगे तो उस कंडीशन के अंदर उसको यहाँ पे स्किन का सपोर्ट मिल जाएगा। जब सपोर्ट मिलेगा तो उस कंडीशन के अंदर पेन कम होगा, है ना, तो उस कंडीशन के अंदर ड्रेसिंग करते हैं, उस कंडीशन के अंदर पेन कम होगा, सपोर्ट रहेगा, उस कंडीशन के अंदर उसको इन्फेक्शन भी कम होगा। उसके बाद में अल्टरनेट डे उसको ड्रेसिंग करनी है, आईवी फ्लूइड पार्कलैंड फॉर्मूला के अंदर यूज करना है, कैसे कितना परसेंटेज हुआ है, रूल्स ऑफ 9 यूज करना है। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू प्रेस्क्राइब्ड अपना मेडिसिन देना है, रिपोर्ट रखना है, पेशेंट का असेसमेंट क्लियर अच्छे से करना है, ये सब करना है, ठीक है। तो ये बेसिक बातें हैं जो बर्न के अंदर हैं, उसको रिमेंबर रखना है। तो आज यहाँ तक ये सफिशिएंट है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। बने रहिए मेरे साथ। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया है, लाइक, कमेंट्स एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।